जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एलन ज्योग्राफी यूजीसी ने डीआरएफ में। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग बात कर रहे हैं इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी की, और इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी में लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था रेडियो एक्टिव पोल्यूशन की। उसी क्रम में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट की बात करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपके फर्स्ट पेपर और कोर ज्योग्राफी में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो उन टर्मिनोलॉजी या कंसेप्ट को समझना आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से सीधा सीधा जो टर्मिनोलॉजी है उसी को एक्सप्लेन करके आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस टर्मिनोलॉजी का मतलब क्या होता है, या इस कंसेप्ट को किसने दिया, इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी और कंसेप्ट को क्या करते हैं हम लोग अच्छे से देख लेते हैं, आपकी कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं और कौन कौन से आपके कंसेप्ट हैं किसके इन्वायरमेंट से रिलेटेड। ठीक है, आइए हम लोग समझते हैं। पहला महत्वपूर्ण कंसेप्ट जो है आपका इकोलॉजी का है। ठीक है, तो इकोलॉजी का मतलब हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। तो पारिस्थितिकी का शब्द जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किसने किया था? 1869 में एक विद्वान थे, एर्नेस्ट हैकेल। क्या थे? एर्नेस्ट हैकेल। और इन्होंने क्या किया था? पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। ठीक है, इकोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस लॉजी। ठीक है, इको का मतलब होता है हैबिटेट। किसका हैबिटेट? नेचर का। और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी जो नेचर का हैबिटेट है, निवास है, घर है, उसी की स्टडी की जाती है। नेचर से मतलब है जो जीव जंतु हैं, और उसका क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है, तो इकोलॉजी में क्या देखते हैं? इकोलॉजी में हम लोग रिलेशन की बात करते हैं। किसके? इन्वायरमेंट प्लस बायोटिक कम्युनिटी, यानी जो आपका पर्यावरण है। ठीक है, आपका जो पर्यावरण है और पर्यावरण के साथ जो उस पर्यावरण में रहने वाले जीव हैं, इन्हीं के बीच में क्या होता है? जो अंतर संबंध होता है, रिलेशन होता है, उसी रिलेशन की बात हम लोग किसमें करते हैं? इकोलॉजी में करते हैं। यानी ये क्या बताता है? ये जो है बात करता है किसके बीच में? मान लीजिए ये कोई क्या है? इन्वायरमेंट है। ठीक है, ये हो गया आपका इन्वायरमेंट, और यहाँ पर क्या हो गए? आपके जीव हो गए। ठीक है, तो इन्वायरमेंट का रिलेशन कैसे है? इन जीवों से है। ठीक है, ये इससे इंटरेक्शन करेंगे। जीव खुद के एक दूसरे जीव खुद के जीवों से करते हैं और दूसरे जीवों से भी करते हैं इंटरेक्शन। और ये जो आपका दूसरा जीव है, ये भी अपने इन्वायरमेंट से क्या करता है? इंटरेक्शन करता है। इस प्रकार देख रहे हैं आप लोग कि तीनों आपस में क्या है? अंतर संबंधित हैं, इंटर रिलेट हैं। ठीक है, तो इकोलॉजी में क्या करते हैं हम? इकोलॉजी में जो जीव जंतु हैं, ठीक है, विभिन्न जीव जंतु हैं, उन वो जीव जंतु एक तो खुद के मध्य क्या करते हैं? अंतर संबंधित होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। साथ ही साथ ये खुद के साथ जुड़े होते हैं, साथ ही साथ ये दूसरे जीवों के साथ भी क्या करते हैं? जुड़े होते हैं और इंटरेक्शन करते हैं। और दूसरे जीवों के साथ साथ ये किससे जुड़े होते हैं? इन्वायरमेंट से। इन्वायरमेंट इनको प्रभावित करता है और ये इन्वायरमेंट से प्रभावित होते हैं। यानी इकोलॉजी क्या हुआ? विभिन्न जीवों के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, ठीक है, एक दूसरे जीवों के मध्य जो इंटरेक्शन होता है, साथ ही साथ उनका पर्यावरण के साथ जो इंटरेक्शन होता है, जो रिलेशन बनता है, इन्हीं के इसी के समावेश को क्या बोला जाता है? होलिस्टिक को क्या बोला जाता है? इकोलॉजी बोला जाता है। जिसमें क्या देखते हैं हम? इंटर रिलेशनशिप देखते हैं। रिलेशनशिप की बात करते हैं किसके? इन्वायरमेंट एंड उसके जो है बायोटिक कम्युनिटी के बारे में। ये रहा आपका क्या? इकोलॉजी। ठीक है, अब इकोलॉजी में दो बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल आए, कंसेप्ट आए। एक कंसेप्ट आया डीप इकोलॉजी का, ठीक है, और एक आया सैलो इकोलॉजी का। डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट नीस ने दिया था। ठीक है, अर्नेस्ट नीस ने क्या दिया था? अर्नेस्ट नीस ने डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट दिया था। ये डीप इकोलॉजी आपका कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये संबंध कहीं भी हो सकता है। टेरेस्ट्रियल हो सकता है, स्थल का हो सकता है, किसी जल में अंतर संबंध हो सकता है। यानी अगर आप इकोलॉजी को जो है कैटेगराइज करेंगे तो उसकी बहुत सारी कैटेगरी हो जाएंगी, लेकिन उन सब बातों को हमको ध्यान में नहीं रखना है। हमको मुख्य रूप से दो चीजों को जानना है कि जो इकोलॉजी का है, ये मुख्य रूप से इसमें दो प्रिंसिपल आए, दो सिद्धांत आए, दो कंसेप्ट आए, जिन्होंने पूरी इकोलॉजी की बात की। पहला है डीप इकोलॉजी और दूसरा है सैलो इकोलॉजी। ठीक है, आप हिंदी वाले भी इसको डीप इकोलॉजी और सैलो इकोलॉजी के माध्यम से समझें। तो डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट किसने दिया था? अर्नेस्ट नीस ने दिया था। ठीक है, डीप इकोलॉजी क्या कहता है? डीप इकोलॉजी ये कहता है कि इस पृथ्वी पर, ठीक है, ये जो आपका अर्थ है, आपका जो अर्थ है, अर्थ पे पाए जाने वाले जो रिसोर्सेस हैं, तो उस रिसोर्स पर यानी संसाधन पर
जो भी रिसोर्स यहाँ पर पाए जाते हैं उस पर जितना जो अधिकार है वो ह्यूमन का है, उतना ही अधिकार किसका है, जीव जंतुओं का है, पेड़ पौधों का है। ठीक है, यानी ये जो आपका डीप इकोलॉजी का कंसेप्ट है वो क्या कहता है कि इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर जो है जो भी रिसोर्सेस हैं, ठीक है, चाहे आपका हवा हो गया, एयर हो गया, जो आपका वाटर हो गया, आपकी जो लैंड हो गया, या किसी भी प्रकार के रिसोर्सेज की बात कर लिया जाए जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उस पर जितना अधिकार ह्यूमन का है उतना ही अधिकार है एनिमल का है। हम एनिमल से भिन्न नहीं है। अगर इस पृथ्वी पर एनिमल नहीं, इस पृथ्वी पर जीव जंतु नहीं, तो इस पृथ्वी पर हम मानव की कल्पना बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए इन्होंने दोनों कंसेप्ट को बैलेंस किया, दोनों लोगों के बीच में जो है जो संसाधन था उसके बंटवारे को लेकर बैलेंस किया और ये बताया कि दोनों ही पृथ्वी पर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी का कोई एक विशेष स्थान नहीं है कि किसी का एक विशेष स्थान है, मानव अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करे, ये ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, जितना अधिकार मानव का है उतना अधिकार किसका है, जीव जंतुओं का भी है। ये प्रिंसिपल बात करता है। दूसरा प्रिंसिपल है सैलो इकोलॉजी। इस प्रिंसिपल का जो इसका ये जो प्रिंसिपल है, इसका जो कंसेप्ट है, जो मोटो है, ये कहता है कि नहीं, आप जो गलत कह रहे हैं अर्नेस्ट नीश जी, बात ऐसा है कि इस पृथ्वी पर जो रिसोर्सेस हैं उस पर केवल किसका अधिकार है, मानव का अधिकार है, क्योंकि मानव इस पृथ्वी पर क्या है, विशिष्ट है, विशेष है। ठीक है, पहले किसी भी रिसोर्स पर मानव का अधिकार है, उसके बाद किसी का हो सकता है, बल्कि इस पृथ्वी पर कोई और नहीं, जो कुछ है वो क्या है, मानव है। लेकिन मानव अपनी कार्यकुशलता, अपनी चेतना के कारण इस पृथ्वी पर जो है क्या करता है, चेंजिंग लाता है, सभी जीवों पर वो क्या करता है, अधिकार करता है, राज करता है। ठीक है, इसीलिए सारे रिसोर्सेज पे अधिकार किसका है, मानव का है, क्योंकि मानव क्या है, इस पृथ्वी पर बहुत ही यूनिक है। यानी ये एक ही तरफ की बात करते हैं, आप कुछ भी कीजिए, क्योंकि मानव कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो क्या है, वो यूनिक है, वो बहुत ही क्या है, बुद्धिमान है। बस इसी दोनों चीजों को आपको समझना है। आपसे यहाँ से एक क्वेश्चन आना फिक्स है, और ज्योग्राफी में भी, क्योंकि आप सीधा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा कि जो है जो आपका डीप इकोलॉजी है वो बात करता है कि केवल मानव की बात करता है। ठीक है, जीव जंतुओं की बात नहीं करता है, बस ये उल्टा कर देगा इसमें। और जो सैलो इकोलॉजी है इसमें दोनों को कर देगा। वहीं पर आप लोग क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज कर जाते हैं, इसलिए इसको समझना आपको बहुत ही जरूरी था। ठीक है, अब आइए हम लोग जानते हैं इकोलॉजिकल नीचे। ठीक है, या इसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निके, यानी पारिस्थितिकीय निके किसे कहते हैं, या पारिस्थितिकीय निके क्या होता है। ठीक है, तो पारिस्थितिकीय निके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग, इकोलॉजिकल निके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, एक विद्वान थे जोसेफ ग्रीनेल। ठीक है, यानी ग्रीनेल इनको बोल सकते हो, जोसेफ ग्रीनेल ने 1917 में इस शब्द का सर्वप्रथम क्या किया था, प्रयोग किया था, किस शब्द का, इकोलॉजिकल निके का। ठीक है, निके क्या होता है, निके का सामान्य अर्थ होता है घर। ठीक है, यानी जो जीव जंतुओं का आवास है उसी को क्या बोला जाता है, इकोलॉजिकल निके। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो जीव जंतुओं का निवास होता है, जो घर होता है, हैबिटेट होता है, उसी को बोला जाता है आपका निक या निके बोला जाता है। ठीक है, अगर बात किया जाए तो ये क्या है, एक प्रकार से हैबिटेट है। ठीक है, क्या है, हैबिटेट है, द स्पेसिफिक एरिया, या हैबिटेट कह सकते हो, यानी निवास स्थल कह सकते हो निके को, या कह सकते हो कि एक द स्पेसिफिक एरिया वेयर एन ऑर्गेनिज्म इनहैबिट, यानी एक विशेष क्षेत्र होता है जहां पर कोई जीव क्या करता है, अपना घर बनाता है, या कोई जीव क्या करता है, अपना निवास स्थान बनाता है। इसको इस रूप में भी प्रभावित किया जा सकता है, और इसको दूसरे रूप में भी प्रभावित किया जा सकता है कि द रोल आर फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर स्पीसीज इन इकोसिस्टम, यानी किसी भी इकोसिस्टम में कोई क्या है, जीव है, उसका फंक्शन क्या है, उसका रोल क्या है, यानी किसी भी इकोसिस्टम में किसी भी जीव की जो कार्यात्मक भूमिका होती है, वो कौन सा कार्य करता है जिसके कारण उसको जाना जाता है, तो उसकी विशिष्टीकरण के आधार पर भी उसको क्या बोला जा सकता है, उसको निके बोला जा सकता है। यानी किसी भी जो है जीव का फंक्शन क्या है, किसी भी इकोसिस्टम में उसका कार्य क्या है, ठीक है, उसको भी क्या बोला जा सकता है, निके या निक बोला जा सकता है। यहाँ से भी स्टेटमेंट में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि निक क्या होता है, कार्यात्मक भूमिका होती है या आपका जो है उसका घर होता है। अब एक ही जो है स्पीसीज के जो दो स्पीसीज हैं, ठीक है, मान लीजिए ये एलिफेंट है, ये क्या है, डियर हिरन है, तो दो स्पीसीज हो गए। ठीक है, दो क्या हो गई, प्रजातियां हो गई। तो दो प्रजातियों का जो निवास स्थल यानी इकोलॉजिकल निके है वो सेम नहीं हो सकता है, एक नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट में आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि अलग अलग जीवों की जो भूमिका है
किसी भी इकोसिस्टम में वो अलग अलग है, इसलिए उनका निक क्या हो सकता है, क्या होता है, अलग अलग होता है। यानी दो प्रजातियों का या दो उपजातियों का जो निक है वो कभी एक नहीं हो सकता है, ठीक है, इसको भी आपको अच्छे से जानना होता है। यही जो अगर किसी भी प्रजाति का निक आपको पता है तो ये निक बहुत सारी चीजें बताता है। जब आपको निवास स्थल पता है कि इसकी पोटेंशियलिटी क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है, ठीक है, ये भोजन कैसे प्राप्त करता है, ठीक है, ये कैसे जो है डेवलप्ड हो रहा है, विकसित कैसे हो रहा है, यानी एक निक के जानने से सोचिए कि आप कितनी विशेषताएं उस जीव के बारे में क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है, आपसे एग्जाम में स्टेटमेंट फॉर्म में क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि निक क्या होता है और इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। अब आइए जान लेते हैं कि कुछ की स्टोन स्पीसीज होती हैं, ठीक है, इसको हिंदी वाले भी की स्टोन प्रजाति के नाम से समझें। की स्टोन स्पीसीज क्या होती है, ये भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि की स्टोन किसे कहा जाता है। तो किसी इकोसिस्टम में, ये कोई इकोसिस्टम हो गया, मान लीजिए ये है आपका ग्रासलैंड है, घास इकोसिस्टम है, कोई घास प्रदेश है, सवाना घास प्रदेश है। तो इस सवाना घास प्रदेश में जो कोई जीव है, मान लीजिए कोई एक स्पीसीज है, ठीक है, मान लीजिए हम एलिफेंट को ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, एलिफेंट को ले लेते हैं। तो किसी जो इकोसिस्टम में कोई जीव है उसकी जो है कार्यात्मक भूमिका क्या है, ठीक है, यानी इस जीव की जो है इस इकोसिस्टम के डेवलपमेंट में, इस इकोसिस्टम, इस इन्वायरमेंट को बनाने में, उसको चलायमान रखने में, उसको मूवमेंट कराने में, गति कराने में, यानी जो वो क्या कर रहा है, वृद्धि कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है, उसमें इस जीव की भूमिका क्या होती है। अगर इस जीव की जो भूमिका विशिष्ट है जिसके कारण इस इकोसिस्टम को फायदा हो रहा है, तो इस जीव को क्या बोला जाएगा, कीस्टोन बोला जाएगा। यानी किसी भी इकोसिस्टम में जो कोई जीव है उसकी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हाथी अकेले रहे, ठीक है, लेकिन अगर इस इकोसिस्टम में बहुत इसका योगदान है तो इसको क्या माना जाएगा, कीस्टोन स्पीसीज माना जाएगा। अगर हाथी इसी इकोसिस्टम में 500 है, कोई ऐसा जीव, कोई दूसरा जीव ले लीजिए 500 है, लेकिन उसका इस इकोसिस्टम में कोई रोल नहीं है, तो उसको कीस्टोन नहीं माना जाएगा। यानी किसी भी जीव या प्रजाति, ठीक है, कोई ऑर्गेनिज्म है तो उसकी प्रजाति का जो बोध है उसके कार्यों से है, उसकी प्रजाति इसलिए जानी जाती है, उसके कार्यों से जानी जाती है, ना कि उसके संख्या से। यानी सवाना घास में हाथी है तो हाथी का जो कार्य है उससे जाना जाता है, ना कि इसके संख्या से। तो जो अपने कार्यों से जाना जाता है किसी भी इकोसिस्टम में, उसको क्या बोलते हैं, कि स्टोन स्पीसीज बोला जाता है। प्रत्येक जीव का अपना अपना क्या होता है, इकोसिस्टम में कार्य होता है, ठीक है, जिसमें अगर बात करें कि शेर का उदाहरण ले लिया जाए, चीता का उदाहरण ले लिया जाए, तो शेर चीता क्या है, एक तरीके से आपके कौन सी स्पीसीज हैं, आपके हैं ये कीस्टोन स्पीसीज है। क्यों, क्योंकि अगर किसी एरिया में, मान लीजिए ये एरिया है, यहाँ पर क्या है कि जो शेर है वो नहीं है, तो अगर इस यहाँ पर शेर नहीं है, चीता नहीं है, तो यहाँ पर जो शाकाहारी वाले जीव हैं, यानी जो क्या है, हर्बीवोरस हैं, उनकी संख्या क्या हो जाएगी, यहाँ पर बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगी। और जब बहुत तेजी के साथ बढ़ जाएगी तो हर्बीवोरस किसको खाते हैं, हर्बीवोरस जो है, जो प्लांट्स होते हैं उसको खाते हैं। तो यहाँ पर जो भी घास रहेगा, ठीक है, छोटे छोटे प्लांट्स रहेंगे, उन सभी को ये क्या करेंगे, ये खा के खत्म कर देंगे, जिसके कारण क्या होगा कि यहाँ पर जो है मृदा अपरदन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, या यहाँ पर जो जमीनें हैं वो क्या हो जाएंगी, पूरी तरीके से बंजर हो जाएंगे, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो मृदा रहने की वर्षा होगी और ऊपरी सतह मृदा की बह जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जो आपका जो जलोढ़ भूमि थी वो क्या हो गई, जो आपकी भूमि थी, फर्टाइल लैंड था, वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर ये भूमि बंजर हो जाएगी लास्ट में, यानी आपका जो इकोसिस्टम तो पहले हेल्दी था, अब क्या हो गया, उस पर निगेटिव इंपैक्ट पड़ा, ठीक है। तो देखिए कि शेर और चीता की यहाँ भूमिका है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि ये इसको जो हर्बीवोरस होते हैं उसको खाते रहते हैं, तो नेचर में क्या बना रहता है, बैलेंस बना रहता है, संतुलन बना रहता है, ठीक है। तो इसलिए शेर चीता क्या हुए, शेर चीता आपके क्या हो गए, आपके वो कीस्टोन स्पीसीज हो गए, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि देखा गया है कि जो आपका हिमालय वाला रीजन है, हिमालय वाले रीजन में क्या हुआ था कि बहुत समय पहले जब वहां पर जो है बहुत सिटी बसाए जाने लगे थे, पर्वतीय नगर, जैसे धर्मशाला हो गया, ठीक है, आपका जो है धर्मशाला हो गया, और चामोली, सॉरी धर्मशाला एक डिस्ट्रिक्ट हो गया आपका, ठीक है, और मंसूरी हो गया,
ऐसे बहुत सारे ही जो है क्या है पर्वतीय जो है क्या है ये टाउन्स हैं, नगर हैं, ठीक है। तो जब ये नगर बसाए गए यहाँ पर पर्वतीय हिमालय रीजन में, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो अंग्रेज थे, ब्रिटिशर्स थे और जो वहाँ के और लोग थे, तो उन लोगों ने मिलकर यहाँ पर जो क्या थे, क्योंकि सब सारे जंगली एरिया थे, तो यहाँ पर जो आपके बड़े बड़े हार्मफुल जानवर थे, जैसे आपका टाइगर हो गया, ठीक है, लायन हो गया, इनको मार दिया गया। इनको बहुत भारी मात्रा में मार दिया गया, क्योंकि उसमें कोई जो है कानून नहीं था, तो मार दिया गया। तो यहाँ पर ये देखा गया कि अब जब इनकी संख्या कम होगी तो यहाँ पर शाकाहारियों की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ गई। शाकाहार बढ़ने से यहाँ पर जो है जो ग्रेजिंग वो करते हैं, तो यहाँ की जो सारी घासें थी उसको उन्होंने ग्रेजिंग कर लिया, चर लिया, खा लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि बहुत सारी मृदा अपरदन की समस्याएं देखी गई और लैंडस्लाइड जैसी घटनाएं यहाँ पर बहुत ज्यादा उस समय देखी गई थी, जब ये सारे नगर यहाँ पर बसाए गए थे। तो कीस्टोन स्पीशीज जैसे हाथी भी क्या है, हाथी एक कीस्टोन स्पीशीज है। क्यों? क्योंकि जब हाथी जंगल में चलता है, ठीक है, तो पहली बात ये क्या करता है कि अपने पैरों से जो है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई पेड़ पौधा है, तो ये पेड़ पौधा छोटे मोटे जो पेड़ पौधे होते हैं, ये जो इसके पैर हैं उससे लगने के बाद क्या होते हैं कि जो यहाँ पर एक पेड़ है, इसके बगल में कोई दूसरा पेड़ है, तो इसके पैरों से लगने के कारण कि यहाँ पे जो परागण करने वाले जो पोलन होते हैं वो इस पे चले आते हैं और ऐसे ट्रांसफर होते रहते हैं और एक दूसरे पौधे पे क्या होता रहता है, परागण करते रहते हैं और उनका क्या होता रहता है, डेवलपमेंट होता रहता है। दूसरी बात कि जो हाथी होता है ये क्या करता है कि अगर कोई फ्रूट्स खाता है तो फ्रूट्स खाने के बाद क्या करता है कि जो अच्छा ह्यूमन है तो उसमें जो सीड्स होते हैं उसको निकाल देता है, लेकिन हाथी खा लेता है और खाने के बाद जब डाइजेस्ट होता है और जब ये अपने मल का त्याग करता है तो इस मल में जो भी बीज रहते हैं, ठीक है, उसका डाइजेशन नहीं होता है। तो ये जो बीज होते हैं ये इसके द्वारा क्या किए जाते हैं, ऐसे ही जो मल त्यागता रहता है और ये क्या होते रहते हैं कि जंगलों में बिखरते रहते हैं और जो पेड़ हैं वो एक दूसरे स्थान पे क्या होते रहते हैं, उगते रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हाथी की कितनी बड़ी भूमिका है इस इको सिस्टम में। तो ऐसे जीव जिनकी इको सिस्टम बहुत भूमिका होती है उनको क्या बोला जाता है, कीस्टोन स्पीशीज बोला जाता है, ठीक है। अब आइए हम लोग बात करते हैं इकोटोन की कि इकोटोन क्या होता है, ठीक है। इकोटोन को हिंदी में प्रतितान कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आप ही तय कर लीजिए कि आप प्रतितान जानना चाहते हैं या इकोटोन जानना चाहते हैं, ठीक है। इकोटोन क्या होता है? ये ट्रांजिशन जोन होता है, ठीक है, किसके बीच में, दो इकोसिस्टम के बीच में एक क्या होता है, ट्रांजिशन जोन होता है। मान लीजिए यहाँ कोई स्थलीय इकोसिस्टम है और यहाँ कोई वाटर है, जलीय इकोसिस्टम है, तो एक ये ऐसा जोन होता है जहाँ पर दोनों इकोसिस्टम की विशेषताएं पाई जाएंगी, स्थल वाली विशेषताएं भी पाई जाएंगी और वाटर वाली भी विशेषताएं पाई जाएंगी। तो ऐसे स्थान जो ट्रांजिशन जोन होते हैं, क्षेत्र होते हैं इकोसिस्टम के, उसको क्या बोला जाता है, इकोटोन बोला जाता है, जो दो डिफरेंट इकोसिस्टम के बीच में ट्रांजिशन बनाते हैं या ट्रांजिशन का कार्य करते हैं। तो ये सारे आपको क्या है, आपको टर्मिनोलॉजी पता होनी चाहिए। टर्मिनोलॉजी से आपको जो है एग्जाम में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। हमने सोचा कि आपको ये बताना बहुत जरूरी है, इसलिए हमने ये वीडियो आपके लिए अच्छे से तैयार किया और आप लोगों के जो है अपने माध्यम से आप लोगों को तक इसको हमने पहुंचाया। आप लोग इसको तैयार कीजिए और इसका अच्छे से बेनिफिट लीजिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।